अच्छे से। आपकी आवाज क्लियर नहीं है यार। जी। आवाज आपकी क्लियर नहीं है भाई। अब आ रही है सर। जी जी बताएं। मैं कह रहा था सर, थोड़ा सा बेलमेंट का ना वो करवा दें जरा एक दफा, रिवाइज जैसे 1 मिनट में थोड़ी सी तारीफ बताते हैं। ठीक है सर, ठीक है, पेलमेंट को देख लेते हैं कुछ। सेक्शन 148 को हमने डिस्कस किया था, बेलमेंट, जिसके अंदर दो पार्टीज होती हैं, एक होता है बेलर और दूसरा होता है बेली। मैं अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी संभालने के लिए दूं या रिपेयर करवाने के लिए दूं और मैं कहूं कि बाद में ये चीज मैं वापस लूंगा आपसे, तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। मैं यहाँ पर बेलर हो जाऊंगा और आप हो जाएंगे बेली। तो कुछ बेली की ड्यूटीज हैं कि वो उस प्रॉपर्टी का टेक केयर करेगा। लेकिन अगर मामला इस तरह था कि बेलर पैसे देगा टेक केयर करने के लिए, और अगर बेलर फिर पैसे नहीं देता, तो बेली के पास ये इख्तियार है, राइट है कि वो उसको लीन कर सकता है, यानी राइट टू रिटेन, उस प्रॉपर्टी को अपने पास रख सकता है। तो देयर इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ बेलमेंट। ए गिव्स हिज कार टू बी अ मैकेनिक फॉर रिपेयर्स। A delivers the car to B with the understanding that once the repairs are completed, B will return the car to A। तो फिर जो है, फिर B जो है उस कार को फिर वापस कर देगा। This arrangement where A delivers the car for a specific purpose and B is responsible for returning it after the work is done. This is an example of bailment। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बेलमेंट अप्लाई होता है ऑन गुड्स ओनली, ये जो है सर्विसेज पर अप्लाई नहीं होता, दिस इज ओनली ऑन गुड्स। तो बेलर की ड्यूटी है और बेली की भी ड्यूटीज हैं। बेलर की ये ड्यूटी है कि अगर पैसे वगैरह का मामला था तो बेलर जो है वो रिम्यूनरेशन देगा, बेली को पैसे देगा। अगर बेलर नहीं देता तो बेली के पास राइट है कि बेली उस प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकता है। इसी तरह कुछ ड्यूटीज बेली की भी हैं कि अगर बेलर ने उसको संभालने के लिए वो चीज दी थी या रिपेयर करने के लिए चीजें दी थी, तो बेली की ये ड्यूटी है कि उसको वो सही तरीके से संभालेगा, टेक केयर करेगा। अगर रिपेयर करने के लिए थी तो उसका उसको जो है ना वो प्रॉपरली रिपेयर करेगा। ठीक है। तो ये जो है मामलात हैं बेलमेंट के। ये क्लियर है भाई? लो, ये चीजें क्लियर है या अभी पढ़ें इसको फिर से? सो द नेक्स्ट इज बेलमेंट्स ऑफ प्लेजेस, के वादों वादों का बेलमेंट करना। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं ताकि जो ये चीज क्लियर हो हमें। द बेलमेंट ऑफ गुड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेलमेंट्स ऑफ प्लेजेस, यानी वादे वगैरह मामलात, इस तरह के मामलात। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई, मैं और अनस एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं जो है वो घर बना कर दूंगा, बिल्डिंग बना कर दूंगा, और अनस जो है मुझे पैसे देगा। लेकिन अनस को खदशा है कि डाउट है, वो सेटिस्फाई नहीं है, अनस समझता है कि शायद वकास जो है वो घर ना बना कर दे विद इन टाइम, रीजनेबल जो टाइम उसके अंदर शायद बिल्डिंग ये ना बना कर दे। तो अनस जो है वो मुझे कहता है कि मुझे सेटिस्फाई करो कि तुम जो है वो ये घर मुझे बना कर दोगे। मैं जो है फिर सेटिस्फाई करने के लिए अनस को अपनी एक प्रॉपर्टी को ही दे देता हूँ। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स अपने जो है वो इसको दे देता हूँ अनस को कि आप इन चीजों को रखो, और जब मैं ये प्रॉपर्टी बना लूं तो फिर जो है ना ये मुझे ये अब मेरे गुड्स जो है वापस कर देना। और जो मैं बिल्डिंग बनाऊंगा उसके लिए जो रिम्यूनरेशन होगी, जो पैसे वगैरह होंगे, जो 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 वेजेस होंगे, वो भी मुझे देना। तो एक प्रोमिस को, यानी एक एग्रीमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए सिक्योरिटी के तौर जो हम गुड्स वगैरह देते हैं उसको हम कहते हैं बेलमेंट ऑफ प्लेजेस। ये चीज आपको क्लियर हुई है ना भाई? जी सर। ठीक है, इसको एक फिर से इलस्ट्रेशन तो देख लेते हैं हम। यानी इसमें एक किस्म का जो हम किसी को ठेके पे देते हैं कि आप इतने पैसों में हमारा घर पूरा बना के दो, वो फिर यही होगा।
हाँ, इसको एक इलस्ट्रेशन ये पढ़िए, इसको देख लेते हैं, उसके बाद आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। जी। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि अली नीड्स द लोन ऑफ आर 10,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड बिलाल। ठीक है, अली जो है वो बिलाल से कुछ 10,000 लोन लेता है। टू सिक्योर द लोन अली गिव्स हिज गोल्ड वॉच टू बिलाल। ठीक है, बिलाल को खदशा है कि शायद अली मुझे पैसे वापस ना दे, तो अली जो है उसको अपनी गोल्ड वॉच जो है एज सिक्योरिटी दे देता है, यानी यही बेलमेंट है। तो यहाँ पर ये बेलमेंट कर रहा है एज अ गारंटी दैट ही विल रीपे द लोन, कि वो लोन वापस करेगा। तो ये प्लेज हुआ क्या? द एक्ट ऑफ गिविंग द गोल्ड वॉच टू बिलाल एज सिक्योरिटी फॉर द लोन इज कॉल्ड प्लेज। ये यहाँ पर वादा है, ये बेलमेंट भी है और ये प्लेज है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी कॉल इट बेलमेंट ऑफ प्लेजेस। ठीक है, तो वादों का बेलमेंट यहाँ पर करना। तो जहां पर इस केस में यानी बेलमेंट ऑफ प्लेजेस में जो बंदा बेलमेंट कर रहा है उसको हम कहेंगे पानर। अली हु गिव्स हिज गोल्ड वॉच एज सिक्योरिटी इज द पानर। और जिसको वो चीज दी जा रही है उसको हम कहेंगे पानी, PAWNEE। इफ अली रीपेज द लोन, अगर अली जो है वो लोन वापस कर देता है, तो फिर बिलाल क्या करेगा कि बिलाल जो है वो गोल्ड वॉच अली को वापस कर देगा। लेकिन अगर अली वो चीज वापस, अली जो है वो डेट यानी वो जो कर्जा था, लोन था, अगर वो वापस नहीं करता है, तो फिर बिलाल कैन सेल द वॉच टू रिकवर हिज मनी। बिलाल जो उसकी उस मनी को जो है वो रिकवर करने के लिए उस गोल्ड वॉच को सेल कर सकता है। अब इसको पढ़ते हैं, सेक्शन 172, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेवमेंट। ठीक है, अब ये जो बेलमेंट ऑफ गुड्स हो रही है वो किन चीजों के लिए हो रही है? दो चीजों के लिए। एक हो रहा है सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट, अगर कर्जा वगैरह लिया है तो उसके लिए सिक्योरिटी दी जा रही है। या अगर मामला कोई एक्ट परफॉर्म करने का है, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस एक्ट वगैरह, तो उस परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए भी इस तरह की बेलमेंट हो सकती है। तो इस केस में द बेलर is in this case called the panner and the bailey is called the pani. Section 173, पानीज राइट ऑफ रिटेनर। ठीक है, यानी अगर यहाँ पर पानर क्या करता है कि भाई, यानी जिसको कर्जा वापस देना था, अगर वो कर्जा वापस नहीं देता है, जो कि इस केस में पानर होगा, तो फिर पानी के पास राइट क्या है? उसके पास राइट है ऑफ रिटेनर, यानी वो उस प्रॉपर्टी को अपने पास रख सकता है फिर, और उसको सेल भी कर सकता है। यानी जो गोल्ड वॉच दी गई थी बिलाल को, अब बिलाल के पास राइट है कि वो उस गोल्ड वॉच को अपने पास रख सकता है और उसको सेल भी कर सकता है, और उससे जो भी प्रोसीड होंगे, पैसे वगैरह होंगे, वो अपने पास रख लेगा। पानी हैज राइट टू रिटेन द प्रॉपर्टी इफ डेट इज नॉट रिटर्न बैक। या अगर एक्ट का मामला था तो एक्ट इज नॉट परफॉर्म्ड एंड फर्दर पानी में रिटेन इट फॉर इंटरेस्ट और एनी कॉस्ट इनकर्ड। तो यहाँ तक अनस भाई क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर है तो हम आगे पढ़ें, वरना नहीं, वरना इसको फिर से क्लियर करने की कोशिश करें। जी सर, क्लियर है। एक चीज डिफरेंस था, अब ये जो खाली बेलमेंट तो सिंपल ये होगी ना कि अगर हम किसी कोई चीज ले जाते हैं, कोई मैकेनिक को दे आते हैं, तो वो बना के रखता है, जिस दौरान वो हमारी चीज रखेगा तो वो बेलर होगा, बेली होगा वो। ऐसे है ना? तो हाँ, और जो प्लेजिस में आ जाता है कि सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ दिया जाए, पैसे या कोई भी, वो आ जाता है सिक्योरिटी अगर दे जाए, गोल्ड या कोई भी चीज, तो वो आ जाएगा बेलमेंट ऑफ प्लेजिस। यही डिफरेंस है ना सिर्फ? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, यानी बेलमेंट ऑफ इसको। प्लेजेस में ऐसा हो रहा है कि दो किस्म के वादे साथ में चल रहे हैं। एक वो कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा, ये वादा। दूसरा ये कि हम्म। इस सिक्योरिटी के लिए मैं जो है ना कोई पैसे दे दूं तुम्हें या कोई गोल्ड वॉच दे दूं। तो दो वादे जब साथ में चले तो वो होगा बेलमेंट ऑफ प्लेजेस। ठीक है, प्लेजिस में फिर पानी और पानर कहेंगे जो हाँ, होंगे। वहां पर हम पानर और पानी के बस डिफरेंस के लिए कि डिफरेंस हो कम से कम बेलर और बेली और पानर और पानी में। जी जी। उसमें फिर सिर्फ बेलमेंट में वो नहीं होता ये चीज जो श्योरिटी के लिए कुछ देना पड़े। नहीं नहीं, वहां पर नहीं, ये वो मैंने डिफरेंस। ऐसा किया कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें संभालने के लिए दे दी या जो रिपेयर करने के लिए दे दी, बस किसी एक ही चीज के लिए, यानी वहां पर एक ही मुआयदा है। यहाँ पर दो मुआयदे साथ हैं, पैरेलल चल रहे हैं। हम्म। ठीक हो गया सर। ठीक है, सेक्शन 176, तो जिस तरह पानी के पास राइट ऑफ रिटेनर अंडर सेक्शन 173, इसी तरह पानी के पास राइट ये भी है कि वो सूट भी फाइल कर सकता है, ब्रिंग कर सकता है सूट अगेंस्ट द पानर, अगर पानर अपने जो है प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करता।
और ही में सेल द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता है, सब्जेक्ट टू रीजनेबल नोटिस टू पानर, यानी पानर को उसके लिए उसको नोटिस देना होगा कि भाई साहब आपने जो है वो अपने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं किया, एंड नाउ आई एम गोइंग टू सेल द प्रॉपर्टी, तो उसके लिए ही शुड गिव अ रीजनेबल नोटिस टू पान। सेक्शन 177, डिफॉल्टिंग पानर राइट टू रिडीम, यानी अब ऐसा हुआ कि अनस भाई मैंने आप घर बनाना था आपके लिए, और जो है उसके लिए सपोज करें मैंने आपको गोल्ड वॉच भी दी है कि चले सेटिस्फेक्शन के लिए द सिक्योरिटी आई डू गिव अ गोल्ड वॉच टू यू, मैंने आपको गोल्ड वॉच दे दी। अब क्या हो रहा है कि मैंने घर को बनाया नहीं, आप जो है आपके पास जो है वो चीज पड़ी है, आप जो है उसको सेल कर सकते हो, वो तो आपके पास पावर है, आप यहाँ पर इस केस में पानी हो, मैं पानर हूँ। मैं अगर घर बनाता नहीं, नहीं बनाता तो आपके पास राइट ये है कि सूट भी फाइल कर सकते हो और प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकते हो। अब क्या किया कि आप उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हो, उसके लिए आपने मुझे एक रीजनेबल नोटिस भी दिया कि पानर साहब आई एम गोइंग टू सेल योर प्रॉपर्टी नाउ। तो फिर अब मेरे पास ये है कि मैं, जब तक वो प्रॉपर्टी आप सेल करो, उस सेल करने से पहले मेरे पास राइट है, क्या राइट है, डिफॉल्टिंग पानर राइट टू रिडीम, यानी मैं उस प्रॉपर्टी को आपसे वापस ले सकता हूं अगर मैं उस एक्ट को परफॉर्म कर लूं, और उसके अलावा कोई भी अगर दूसरा कोई आपका नुकसान हुआ है या कोई इस तरह के मामलात हैं, एक्सपेंसेस हैं, तो वो भी आपको पे करूं। तो ये तमाम चीजें जब कर लूं तो फिर जो है वो मेरा राइट बन जाएगा कि आप वो प्रॉपर्टी मुझे वापस दे दो। तो पानर हैज राइट टू रिडीम, रिडीम का मतलब होता है वापस लेना। तो पानर वापस अपनी चीज को ले सकता है कब, द सेम बिफोर द एक्चुअल सेल, अगर वो सेल नहीं हुआ तो बिफोर द एक्चुअल सेल, बट फॉर दैट पानर हैज टू पे द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू पानी, अगर कोई भी जो है वो एक्सपेंसेस वगैरह हुए हैं तो वो भी उसको पे करने होंगे, और उसके अलावा वो जो एक्ट था वो एक्ट को भी परफॉर्म करना होगा। तो ये है सिंपल बेलमेंट ऑफ प्लेजेस। Now the next chapter is, which is the last chapter of Contract Act, that is chapter number 10, which is about agency। जो एजेंट अपॉइंट होते हैं, प्रिंसिपल और फिर सब एजेंट वगैरह, उन तमाम चीजों का आज हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन 182 से 238 तक डील करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एक एजेंट कौन होता है और प्रिंसिपल कौन होता है? प्रिंसिपल का मतलब होता है रियल ऑनर, जो अपने किसी काम को परफॉर्म करने के लिए अथॉरिटी दे दे किसी एजेंट को, तो ये होता है सिंपल एजेंट एंड अथॉरिटी, एजेंट एंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम एम्प्लॉयर भी कह सकते हैं कि अगर वो किसी को सर्वेंट को अपॉइंट करता है तो सर्वेंट यहाँ पर एजेंट हो जाएगा, और प्रिंसिपल जो है वो एम्प्लॉयर जो है वो ही शैल बिकम प्रिंसिपल। एन एजेंट इज पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर एन अदर टू रिप्रेजेंट एन अदर इन डीलिंग्स विद थर्ड पर्सन, जहाँ पर एजेंट जो है वो डील किससे करेगा, थर्ड पर्सन से, और एजेंट को अपॉइंट कौन करेगा, प्रिंसिपल। द पर्सन फॉर whom such act is done or who is so represented is called principal। अब एजेंट को अपॉइंट कर कौन सकता है, यानी प्रिंसिपल कौन बन सकता है? तो प्रिंसिपल बन सकता है वो बंदा वो जो मेजर हो और जो साउंड माइंड हो, वो बंदा एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, यानी माइनर जो है वो अपॉइंट नहीं कर सकता, इनसेन बंदा जो है वो अपॉइंट नहीं कर सकता। अब इसी तरीके से कौन बंदा एजेंट बन सकता है, तो एजेंट भी वही बंदा बन सकता है जो मेजर हो और जो साउंड माइंड हो। जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन होती है, कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना लाजमी है, यहाँ पर एजेंसी में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। बगैर कंसिडरेशन भी मैं किसी बंदे को कह सकता हूं कि तुम मेरा ये काम करो, वो बंदा मेरे लिए काम कर रहा है, आई एम प्रिंसिपल एंड दैट पर्सन इज एजेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में देर इज नो एनी इंग्रेडिएंट ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है, लेकिन कंसिडरेशन हो सकती है। अगर मैं कहूं कि तुम्हें मैं पैसे दूंगा, तुम ये मेरे लिए काम परफॉर्म करो, तो इस तरह हो सकता है, लेकिन कंसिडरेशन जो है वो मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एक्सप्रेस्ड भी हो सकती है, वो इम्प्लाइड भी हो सकती है। अब ये चीजें आपको क्लियर होंगी कि कंसिडरेशन क्या होती है, एक्सप्रेस टर्म क्या होते हैं, इम्प्लाइड हो क्या हो सकते हैं। जी जी ठीक है। जी। एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, तो एजेंट जो है ना वो, उसकी अथॉरिटी क्या है, वो किस हद तक प्रिंसिपल के लिए परफॉर्म कर सकता है, तो वो परफॉर्म कर सकता है लॉफुल एक्ट जो भी होंगे
वो उसकी अथॉरिटी होगी। यानी लॉफुल एक्ट तमाम कर सकता है वो अपने प्रिंसिपल के लिए, अनलॉफुल एक्ट नहीं। लेकिन लॉफुल एक्ट भी वो जो प्रिंसिपल ने उसको अथॉरिटी दी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ और प्रिंसिपल कहता है कि तुम मेरे लिए सिर्फ ये काम करोगे, तो वो हो गया, वो ही सिर्फ काम परफॉर्म करेगा एजेंट, उससे जो है वो बियॉन्ड नहीं जाएगा। नाउ से द जो नेक्स्ट। वकील होता है जी। वो भी एक किस्म का एजेंट होता है, वकील। हाँ, वकील भी एजेंट है। वकील भी एजेंट है कि वकील को कुछ जो है वो सर्टेन काम करने होंगे सिर्फ। वो जो काम कौन से भाई, वो प्लीड करेगा मेरे लिए, कोर्ट के सामने अपीयर होगा, वो एजेंट है, बिल्कुल एजेंट है। ठीक हो गया। सिविल प्रोसीजर कोड में भी एक ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर 3। उसमें एजेंट की बातें हैं। एजेंट का पूरा चैप्टर है, ऑर्डर है पूरा। तो उस एजेंट के अंदर जो है ना वो प्लीडर भी आता है। रूल 4 जो है वो डील करता है प्लीडर से, यानी एजेंट के ऑर्डर में ही प्लीडर आता है। ठीक है, यानी वकील भी एजेंट है। हम्म। सेक्शन 191, यानी एजेंट का भी एजेंट। मैं प्रिंसिपल हूँ, पर्सन ए मेरा एजेंट है। पर्सन ए क्या करता है कि एक और एजेंट को अपॉइंट कर देता है, जिसको हम कहेंगे सब जैसे एजेंट। सेक्शन जैसे वकील का 191। मुंशी। जी। जैसे वकील का मुंशी। हाँ, बिल्कुल। सेक्शन 191, सब एजेंट। सब एजेंट क्या होगा? अ सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट। वो ओरिजिनल एजेंट के कंट्रोल में होता है इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी। सेक्शन 190, एजेंट कैन नॉट डेलीगेट हिज अथॉरिटी। एजेंट जो है वो जब अपॉइंट हुआ है, तो उसके पास पावर नहीं है कि वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करे। यानी उसके पास पावर नहीं है कि वो अपॉइंट करे दूसरे एजेंट को, जिसको हम सब एजेंट कहते हैं। यानी एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता, और अपॉइंट सब एजेंट वो अपॉइंट नहीं कर सकता। लेकिन एक्सेप्शन तो हर रूल की है, तो इसकी भी एक एक्सेप्शन है। दो एक्सेप्शन है। कौन सी एक्सेप्शन है? एक एक्सेप्शन एक्सेप्शन है कि अगर कस्टम ऑफ ट्रेड है, ऑर्डिनरी कस्टम ऑफ ट्रेड है, तो फिर ऑर्डिनरी कस्टम ऑफ ट्रेड में वो अपॉइंट कर सकता है एजेंट को, सब एजेंट को। तो इसको डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन में। अ सब एजेंट में और फ्रॉम द, या दूसरी सिचुएशन है कि अगर नेचर ऑफ द एजेंसी हो कि ये जरूरी है कि सब एजेंट अपॉइंट होना चाहिए, तो फिर अपॉइंट हो सकता है। तो फिर जो है वो एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, वरना नहीं। फॉर एग्जाम्पल एजेंट जो है वो किसी चीज को, कोई गुड्स है उनको दूसरे शहर में पहुंचाना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसको ड्राइवर को अपॉइंट करना होगा। तो यहाँ पर ड्राइवर जो है ना वो सब एजेंट है। अगर वो ड्राइवर को अपॉइंट नहीं करेगा तो वो चीज वहां पर कैसे पहुंचेगी? हालांकि एजेंट जो है उसके पास जो है वो खुद ड्राइवर है भी नहीं, वो ड्राइविंग कर भी नहीं सकता। तो इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू देखते हैं, इंशाल्लाह इट शैल बी क्लियर देन। क्या आपको नजर आ रहा है सिनेरियो 1, सिनेरियो 2? जी सर। सिनेरियो 1 है कि एजेंट कैन नॉट डेलीगेट। पहले जनरल रूल ये है कि एजेंट डेलीगेट नहीं कर सकता, यानी एजेंट जो है वो सब एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता। उससे इससे पहले जो इस इलस्ट्रेशन को देखते हैं हम। आयशा इज अ लॉयर हायर्ड बाय जैन टू रिप्रेजेंट हिम इन कोर्ट। ठीक है, तो आयशा जो है वो वकील है। किसकी वकील है? जैन की। सिंस जैन स्पेसिफिकली हायर्ड आयशा फॉर हर लीगल एक्सपर्टीज, यानी जैन चाहता है कि मेरा केस सिर्फ आयशा ही लड़े, क्योंकि शी इज अ प्रेस्टिजियस लॉयर, शी इज एन एक्सपर्ट लॉयर। आयशा कैन नॉट डेलीगेट दिस अपॉर्चुनिटी, सॉरी, आयशा कैन नॉट डेलीगेट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर लॉयर विदाउट जैन परमिशन। यहाँ पर जैन जो है वो प्रिंसिपल है, आयशा यहाँ पर एजेंट है। ठीक है, तो अब आयशा जो है वो ये केस किसी दूसरे वकील को नहीं दे सकती। ठीक है, क्योंकि जैन को सिर्फ आयशा की एक्सपर्टीज चाहिए। रिप्रेजेंटिंग हिम पर्सनली इज पार्ट ऑफ हर एग्रीमेंट। तो ये एक सिचुएशन, ये तो जनरल सिचुएशन है कि एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता। अब सिनेरियो 2, जो कि एक्सेप्शन है। मैंने कहा ना कि इस जनरल रूल की दो एक्सेप्शन है। ये एक है कि कस्टम का अगर मामला हो, ट्रेड ऑफ कस्टम हो, या अगर नेचर ऑफ एजेंसी हो। तो पहले हम आते हैं कस्टमरी एक्सेप्शन पर। फहाद runs an import export business and hires Bilal as an agent to transport goods to another city। ठीक है, तो फहद ने बिलाल को कहा कि तुम मेरी चीजों को ट्रांसपोर्ट करो किसी दूसरे शहर में। सिंस इट इज कॉमन प्रैक्टिस इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री टू हायर ट्रक
driver for deliveries, Bilal can Bilal can lawfully delegate the task of driving the truck to driver, even though Bilal is responsible for completing the delivery. यानी ये ड्यूटी बिलाल की थी कि वो उन चीजों को वहां पर पहुंचाए, लेकिन अगर ये चीजें पहुंचनी है थ्रू ट्रक, तो ट्रक के लिए ड्राइवर तो होगा। तो ड्राइवर यहाँ पर बिलाल डायरेक्टली अपॉइंट कर रहा है, तो ये ड्राइवर जो यहाँ पर सब एजेंट है। और ये कस्टम है, कस्टम क्या है कि ट्रक के थ्रू ही डिलीवरी करनी है, तो ये कस्टम है। तो अब ट्रक जो है उसके लिए तो ऐसा बंदा लाना होगा। तो बिलाल जो है वो डायरेक्टली उस दूसरे बंदे को, सब एजेंट को अपॉइंट कर रहा है एज ड्राइवर टू ड्राइव अ ट्रक। तो इस केस में एजेंट जो है वो सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। इसी तरह सिनेरियो नंबर 3, नेचर ऑफ एजेंसी रिक्वायर्स डेलीगेशन। तो ये मामला इस तरह का है कि जो है वो डेलीगेट करना होगा पावर को, तो फिर भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सारा अपॉइंट्स हमजा एज हर रियल एस्टेट एजेंट टू सेल अ हाउस। सारा जो है वो हमजा को कहती है कि तुम मेरे लिए ये प्रॉपर्टी सेल करो। लेकिन हमजा को, ठीक है, हमजा बोल रहा है कि ओके, आई एम गोइंग टू सेल दिस प्रॉपर्टी फॉर यू। लेकिन हमजा को पता है कि रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी को सेल करना इजी तो है नहीं। उसके लिए उसको एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, जो है ना गली गली भटकना होगा, लोगों को बताना होगा। ठीक है, उसके लिए पोस्टर्स बनवाने होंगे, यानी मार्केटिंग करनी होगी। अब जो है हमजा मार्केटिंग के लिए, ये नेचर ऑफ एजेंसी है कि इस काम के लिए मार्केटिंग जरूरी है। अब ये मार्केटिंग के लिए किसी दूसरे बंदे को अपॉइंट करता है, जिसको सब एजेंट कहेंगे हम, तो इसके लिए वो कर सकता है। तो दीज आर द टू एक्सेप्शंस व्हिच आर एक्सेप्शन टू सिचुएशन नंबर 1, के सब एजेंट अपॉइंट नहीं हो सकते, लेकिन दो केसेस में अपॉइंट हो सकते हैं, कि अगर कस्टमरी मामला हो, या अगर नेचर ऑफ एजेंसी इस तरह है कि करना लाजमी है, तो फिर किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 192, when a sub agent is properly appointed, the principal shall be held liable for his acts then। ठीक है, अब प्रॉपरली अपॉइंटमेंट का यहाँ पर मतलब क्या है कि दो जो एक्सेप्शंस थी, अगर उन एक्सेप्शंस के तहत कोई सब एजेंट अपॉइंट हुआ है और वो हो गया अपॉइंट, तो फिर उन सब एजेंट के एक्ट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? एजेंट भी रेस्पॉन्सिबल होगा और प्रिंसिपल भी रेस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि एक्चुअल में तो चीजें हैं ही प्रिंसिपल की, वो भी रेस्पॉन्सिबल होगा। अगर एक्ट्स लॉफुल है और दो एक्सेप्शंस के तहत वो चीजें हो रही हैं, तो फिर जो है ना वो प्रिंसिपल भी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल होगा। सेक्शन 201, के किन सिचुएशंस में, किन केसेस में एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वो टर्मिनेट हो सकती है, खत्म हो सकती है। तो अगर वो एजेंसी की जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को टर्मिनेट कर रहा है खुद प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल रिवोकिंग इज अथॉरिटी, तो फिर जो है वो टर्मिनेट माना जाएगा उस एजेंसी को। या अगर बिजनेस ही कंप्लीट हो गया हो, तो फिर भी टर्मिनेशन हो जाएगी। या अगर एजेंट खुद चूज कर रहा है टू विथड्रॉ, एजेंट कह रहा है कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोसीड दिस एजेंसी फर्दर, तो वो विथड्रॉ कर सकता है। और अगर वो विथड्रॉ करता है, तो फिर माना जाएगा कि एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है। ईदर प्रिंसिपल और एजेंट हैज डाइड और हैज बिकम अनसाउंड माइंड, कि या प्रिंसिपल या एजेंट खुद ही मर गए दोनों, इनमें से कोई एक मर गया या दोनों, या अगर वो दोनों ही अनसाउंड माइंड हो गए, या मतलब जो सर है वो कॉन्ट्रैक्ट में वो प्रिंसिपल कह हो गया देते है हैं। एडजुडिकेटेड, एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब है कि प्रिंसिपल के पास अब सख्त नहीं है, उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो कर्जा पे कर सके। तो कोर्ट ने अगर डिक्लेयर कर दिया कि ये इंसॉल्वेंट हो गया है, अनलिक्विडेटेड हो गया है, तो फिर जो है वो माना जाएगा कि एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट हो गया है। जी, आप कुछ पूछ रहे थे? जी जी सर, पहले ये इंसॉल्वेंट कोई भी हो जाए, इंसॉल्वेंट क्या मतलब, बिल्कुल ही बंदा बेबस हो जाए? मैं समझा नहीं जी। जो इंसॉल्वेंट होगा, इंसॉल्वेंट जो बंदा हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल बेबस हो जाए, कुछ भी ना हो उसके पास? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इंसॉल्वेंट जो है ना वो एक लीगल प्रोसीजर है, कानून का प्रोसीजर है। और इंसॉल्वेंट जो है ना, मैं नहीं कह सकता कि सर, फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे जो है वो कर्जा लिया, और मैंने कहा कि मैं आपको कर्जा दे दूंगा, लोन जो है ना पे रीपे कर दूंगा, और मैं जो है वो बाद में कहता हूँ कि सर मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ और मैं जो आपको रीपे नहीं कर सकता, मेरे पास सख्त नहीं है कि मैं आपको कर्जा वापस दे सकूं। तो इस चीज की कोई अहमियत नहीं है। इंसॉल्वेंट मैं खुद नहीं डिक्लेयर कर सकता कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं।
इंसॉल्वेंट जो है ना डिक्लेयर कराने के लिए मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर कोर्ट ये डिक्लेयर करती है कि मैं इंसॉल्वेंट हूँ, कोर्ट जो इसके लिए रिसीवर अपॉइंट करेगी। हम पढ़ेंगे ऑर्डर नंबर 40 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी का ऑर्डर 40। उसमें एक रिसीवर अपॉइंट होगा। अगर रिसीवर चेक करता है कि हाँ भाई वाकई में ये बंदा इंसॉल्वेंट है, प्रॉपर्टीज को चेक करेगा, कुछ नहीं रहा इस बंदे के पास, तो कोर्ट डिक्लेयर करेगी कि ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है। तो फिर ही वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होगा, वरना नहीं। अगर सर कोई बैंक से लोन लेता है तो लोन कल को पे ना करे, वैसे भी उस यानी जो कारोबार करे लॉस हो जाए कुछ भी ना हो उसके पास, वो कोर्ट से इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा के कर्जा माफ करवा सकता है। हाँ, कर्जा माफ करा सकता है, तो लेकिन वो उसके बैंक लिए वालों ये की होगा जिम्मेदारी कि होगी। फिर जो है ना वो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करती है, और फिर जो है ना गवर्नमेंट मुझे टाइम देगी कि मैं उसको लोन पे करूं, उसके लिए ज्यादा टाइम मिलेगा मुझे। और गवर्नमेंट खुद जो है ना वो लोन पे कर देगी उस बंदे को। उसके बाद क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद मैं खुद जो भी लोन होगा वो गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, यानी कोर्ट में वो चीज जमा करा दूंगा। अच्छा, अगर फिर भी कुछ नहीं बनता यानी इंसॉल्वेंट बरकरार रहता है तो गवर्नमेंट माफ कर देगी। हाँ, कोर्ट गवर्नमेंट जो है मुझे माफ कर सकती है। अच्छा, इसे बकायदा केस चलता है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवाने का। हाँ, वो लोग, हाँ केस चलता है। केस तो नहीं मतलब ऐसा होगा कि मैं अप्लाई करूंगा कोर्ट के अंदर इसके चीज के लिए, और जो है ना कोर्ट फिर उसके लिए इंक्वायरी करेगी कि वेदर दिस पर्सन इज इंस्टॉलमेंट या ना, वो है या नहीं है। उसके लिए वो दूसरा बंदे का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट खुद ही इंक्वायरी कर रही होती है। लेकिन ये है कि दूसरा बंदा अगर कहे कि सर मैंने देखी है कि इसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो उसके लिए वो जो है ना वो एविडेंस वगैरह दे सकता है। बाकी है, बाकी एक लीगल प्रोसीजर है, चलता है पूरा। सही। सर ये जैसे दूसरे इससे सेकंड लास्ट जो था, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी की लाइन, तो उस पे लिखा हुआ है भी अगर वो मर जाए तो वो खत्म हो जाएगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में लिख दें कि हमारे बाद जो हमारी लियाबिलिटी है वो हमारे बच्चों पर होगी, वारसान पर होगी, तो फिर वो चलेगा अगर वो लिख देते हैं ये चीज। देखें, एक जो टर्म हमने पढ़ा था, फ्रेज एक पढ़ा था, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो इन तमाम सेक्शंस जितने भी 238 सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, उन पर वो फ्रेज अप्लाई होगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट यानी जो भी इस सेक्शन में लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखा हुआ है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई अलग बातें लिखी हुई हैं तो उनको फॉलो किया जाएगा, इन सेक्शंस को नहीं फॉलो किया जाएगा। सही है। जी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चीजें लिखी हुई है ना पहले उनको देखा जाएगा, वो चीज लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, वो आपने पढ़ा होगा नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, ये क्लॉज सुना है आपने कभी? नो। हाँ, तो अगर लिखा हुआ है ना नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ, या नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चीजें लिखी हुई है ना उन पे ज्यादा फोर्स होगा इंस्टेड ऑफ दीज सेक्शंस। जी। ठीक हो गया। सेक्शन 203, व्हेन प्रिंसिपल में रिवोक एजेंट्स अथॉरिटी। ठीक है, किस वक्त जो है ना प्रिंसिपल एजेंट की अथॉरिटी को रिवोक कर सकता है, तो वो तब कर सकता है जब एजेंट ने कोई काम अभी तक किया ना हो। ठीक है, तो काम करने से पहले प्रिंसिपल के ये पास पावर है कि वो उस अथॉरिटी को रिजेक्ट कर सकता है, रिवोक कर सकता है। लेकिन अगर एजेंट एक्ट परफॉर्म कर दिया तो फिर वो नहीं कर सकता, क्योंकि एजेंट का डायरेक्ट जो है ना कॉन्टेक्ट थर्ड पार्टी से है। तो अगर थर्ड पार्टी से उसने कोई बंदे, एजेंट ने कोई काम कर दिया, तो थर्ड पार्टी तो कहेगी ना ये क्या बात हुई, मैंने तो मेरे साथ तो ये जो चीज है वो आपके एजेंट ने की है, अब आप एजेंट की अथॉरिटी को रिवोक किस तरह कर सकते हो? तो एजेंट की, अगर एजेंट के एक्ट परफॉर्मेंस से पहले प्रिंसिपल के पास ये पावर है कि वो अथॉरिटी को रिजेक्ट कर सकता है। सेक्शन 205, कंपनसेशन फॉर रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल और रिनंसिएशन बाय एजेंट, यानी अगर रिवोकेशन कर रहा है प्रिंसिपल, एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर रहा है प्रिंसिपल, उससे अगर एजेंट को कोई नुकसान होता है तो प्रिंसिपल उसके लिए कंपनसेट करेगा। इसी तरह अगर एजेंट जो है ना वो खत्म कर रहा है, रिवोक कर रहा है एजेंसी को, और उससे अगर प्रिंसिपल को कोई नुकसान होता है तो एजेंट जो है उसके लिए रेनंसिएट करेगा टू दी प्रिंसिपल। 206 और कह रहा है कि भाई, अगर सर फायदा हो रहा है, जी, अगर फायदा हो रहा हो फिर।
फायदा हो रहा है तो फायदा भी दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल की कोई प्रॉपर्टी थी, उसको संभालने का काम दिया गया था एजेंट को, इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है उससे, मुझे रेंट वगैरह मिल रहा है उस प्रॉपर्टी से, तो वो रेंट वगैरह भी जो है ना वो एजेंट देगा प्रिंसिपल को वापस, जो भी उसने लिए हैं। सही। नोटिस ऑफ रिवोकेशन और रिनंसिएशन, ठीक है, तो इस तरह इसका जो नोटिस है वो अदर पार्टी को दिया जाएगा, यानी अगर प्रिंसिपल रिवोक कर रहा है तो नोटिस दिया जाएगा एजेंट को, एजेंट रिनंसिएट कर रहा है तो एजेंट देगा नोटिस टू दी प्रिंसिपल। एजेंट नॉट एंटाइटल्ड टू रिम्यूनरेशन फॉर बिजनेस मिसकंडक्टेड, ठीक है, तो अगर मिसकंडक्ट किया, मैंने कहा था कि आप जो है वो मेरे घर को ब्लू कलर करना, लेकिन उस बंदे ने वो कंडक्ट किया ही नहीं, उसने मिसकंडक्ट किया, कोई और कलर किया, तो उसके लिए जो है वो ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू रिम्यूनरेशन, उसके लिए उसको रिम्यूनरेशन रिम्यूनरेशन नहीं दी अगर जाएगी। अगर वो नेवी ब्लू कर देता है फिर तो नहीं होगा ना। जी जी। अगर वो नेवी ब्लू कलर कर देता है फिर। उसके लिए वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स होंगे, और अगर वो बंदा एग्री हो जाता है प्रिंसिपल तो ठीक है, लेकिन नेवी ब्लू ब्लू तो नहीं है। तो ब्लू की किस्म है ना, उस तो हम व्हाइट तो नहीं कह सकते ना, नेवी ब्लू ब्लू ही है। हाँ ब्लू ही है, लेकिन प्रिंसिपल का जो है ना वो सेटिस्फाई होना भी तो लाजमी है ना, प्रिंसिपल के टर्म से तो आप हट गए, चाहे वो फिर वो कलर कोई भी हो, सही। प्रिंसिपल का सेटिस्फाई होना लाजमी। ठीक हो सेक्शन गया। 221, एजेंट्स लीन ऑन प्रिंसिपल प्रॉपर्टी, यानी अगर प्रिंसिपल कंपनसेट नहीं करता, प्रिंसिपल जो है वो एजेंट को उसका मुआवजा नहीं दिया देता, अगर कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह के मामला थे कि मुआवजा मिलेगा एजेंट को, अगर नहीं देता मुआवजा, तो फिर जो है ना वो एजेंट के पास ये पावर है कि अगर उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी तो होगी उसके लिए, तो एजेंट अपॉइंट हुआ है, तो उसको रिटेन करने का पावर है।